ओके, सो दिस क्लास इज ऑन द टॉपिक मेiji रेस्टोरेशन। तो जापान का कैसे ओपनिंग हुआ था। जापान जो था, इट वेंट इनटू यू नो अप्रोक्सीमेटली 500 इयर्स ऑफ आइसोलेशन। वो दूसरे कंट्रीज के साथ अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर रहा था, दूसरे कंट्री के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रख रहा था। और जापान को ऐसा क्यों आइसोलेशन के मोड में चला गया, व्हाट वाज द रीजन, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, अराउंड द ईयर 1000 एडी, ओके, 1000 एडी के अराउंड में जो एम्परर था जापान का, ओके, एम्परर था जापान का, वहां पर एक टाइप का सिविल वॉर हुआ था। और उसमें क्या हुआ था कि पीपल हु वेर नोन एज शोगुन्स, तो शोगुन्स वेर दी मिलिट्री कमांडर्स, तो उनका रूल स्टार्ट हो गया था। ओके, द एम्परर वाज ओनली अ डी योर रूलर, whereas the shoguns, okay, shoguns जो थे, they became de facto rulers around the year 1000 AD. उसके बाद what happened after that थोड़ा सा इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो गया फॉरेनर्स का जापानीज सोसाइटी में। ओके, जापानीज सोसाइटी में, यस, एक तरीके से आप कह सकते हो शोगुन्स जो थे, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर साहब है, तो वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे वो शोगुन लेवल पर डिसाइड होते थे। एम्परर को एक होली फिगर मान के और उनको रिवर किया जाता था, लेकिन जो एम्परर थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उसके बाद व्हाट हैपेंड दैट इन द ईयर 1600s, मतलब जो 15 सेंचुरी के अराउंड में, बेसिकली टोकुगावा शोगुनेट, ओके, टोकुगावा शोगुनेट वाज एस्टैब्लिश्ड। और ये शोगुनेट जो था वो एस्टैब्लिश किया गया आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस वॉर्स बिटवीन डिफरेंट फैक्शंस। जापान में, जब मैंने आपको बताया 1000 एडी के अराउंड, जब शोगुनेट जो मिलिट्री कमांडर्स जो था, मिलिट्री कमांडर्स का जो रूल था वो स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अराउंड 500 टू 600 इयर्स बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वॉर्स चले थे जापानीज सोसाइटी के अंदर। बहुत ब्रूटल वॉर चले थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक प्रिफेक्चर बोलते हैं वहां पर, तो एक प्रिफेक्चर के लॉर्ड दूसरे प्रिफेक्चर के लॉर्ड से लड़ रहे थे, और उसके वजह से काफी ज्यादा ब्लडशेड हुआ था। अराउंड द ईयर 1590 एंड 1600, ये जो वॉर्स था उसको खत्म किया गया। यस, प्रिफेक्चर माने कि छोटा, एक छोटे लेवल का प्रोविंस होता है, नॉट द बिग प्रोविंस, स्टेट लेवल नहीं, बट एक तरीके का प्रिफेक्चर इज लाइक अ बिग डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो 1600s के अराउंड टोकुगावा शोगुनेट वाज एस्टैब्लिश्ड। और ये टोकुगावा शोगुनेट जो था ये बहुत पावरफुल शोगुनेट था, और इसके वजह से जो वॉर्स चल रहे थे जापानीज सोसाइटी में वो कंसोलिडेट हुए, वो खत्म हुए, और थोड़ा सा पीस आया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दैट बेसिकली जो यूरोपियंस थे, they had also come to the Japanese society, and using the using the chaos that was there in the Japanese society, they had started spreading Christianity. ओके, बहुत सारे मिशनरीज आ गए थे, और इतना क्योटिक सोसाइटी था बिकॉज कंटिन्यूअस वॉर चल रहा था। तो उनका जो ग्रोथ है, मिशनरीज का जो ग्रोथ है, वो अनचेक्ड चलता गया ना। लॉट ऑफ जापानीज दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, एंड देन इन 1641 उसको देखते हुए, 1641 जो टोकुगावा शोगुनेट है, विच वाज द द बिग बॉस विच केम इन 1600, उसने क्या किया, एक साकोकू पॉलिसी को लाया। एंड दिस पॉलिसी, ओके, बेसिकली व्हाट इट डिड वाज, ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हटाना चाह रहा था ट्रेड से, जापानीज जापानीज शोर्स से, जो फॉरेन बोट्स थे उनको हटाना चाह रहा था। और उसके साथ साथ उन बोट्स पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे उनको भी भगाना चाह रहा था, बिकॉज जापान में जो क्रिश्चियंस थे उनका जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ते गया था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे हैड कॉन्टैक्ट्स विद द डच ओनली। बाकी सारे जितने भी कंट्रीज थे उनको बोला कि आप जाओ, आपसे अब बात नहीं करना हमें। ओके, ब्रिटिश, फ्रेंच, जितने भी वेसल्स थे, यूरोपियन कंट्रीज थे, उनको बोला, रशियन जो जितने भी वेसल्स थे वहां पर जापान में, उनको बोला कि आप जाइए, हमें आपसे बात नहीं करना। डच के साथ थोड़ा बहुत रिलेशन था, वाई, बिकॉज उन्होंने हेल्प लिया था डच का। ओके, उन्होंने क्या लिया था, डच का हेल्प लिया था। और डच जो थे उनको थोड़ा सा वेपन्स वगैरह सप्लाई करते थे। और ये साकोका पॉलिसी है जो उसमें फोर्स लगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो फोर्स जो था वो डच के वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, सो जितने भी शिप्स थे वो जापानीज हार्बर्स पे वेट कर रहे थे, उनको दे वर फायर्ड अपॉन, उन अटैक किया गया, एंड दे वर टोल्ड कि यू हैव टू लीव बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, हम आपको नहीं चाहते हैं। सो जापान जो था, it went into a period of isolation.
और उसके बाद जो टोकुगावा शोगुनेट है, उन्होंने क्या किया कि एम्परर जो था उसको क्योटो में रखा। क्योटो इज अ सिटी इन जापान, अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है क्योटो। और क्योटो में रखा एम्परर को। और उन्होंने क्या किया, अपने खुद ईडो में रहे। ईडो इज मॉडर्न डे टोक्यो। टोक्यो का पुराना नाम क्या है, ईडो। सो ईडो में रहे, ओके, ईडो में रहे एंड देन दे रूल्ड फ्रॉम ईडो, वेयर एज द एम्परर वाज टोल्ड कि आप रहिए, यू यू लिव देयर, ओके, यू लिव वेयर, यू लिव इन क्योटो। ओके, और क्योटो और ईडो में थोड़ा डिस्टेंस था। उसके वजह से क्या हुआ, दैट द रियल सेंटर ऑफ पावर वाज इन ईडो, दैट इज टोक्यो। ओके, और जो क्योटो था वो एक सेरेमोनियल कैपिटल था, जहां पर यू नो सेरेमनीज होते थे, डांसेस होते थे, एंड ऑल दोस कल्चरल थिंग्स यूज्ड टू हैपन इन क्योटो। जो पावर डिसीजंस था वो ईडो में लिया जाता था बाय दी मिलिट्री कमांडर्स नोन एज दी शोगुनेट। और अभी कौन सा शोगुनेट था, टोकुगावा शोगुनेट था। और जो शोगुनेट था वो जो पावर मेंटेन करता था, दैट वाज थ्रू अ फ्यूडल सिस्टम। देयर वेर फ्यूडल लॉर्ड्स, ओके, हु वेर नोन एज डायम्योस। और डायम्योस जो थे, ओके, बेसिकली जागीरदार जैसे इंडिया में होते थे, मनसबदार, इस टाइप का सिस्टम आपको पता है, अकबर के समय जो मनसबदारी सिस्टम था या जागीरदारी सिस्टम था, उस तरीके से जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, तो डामियोस जो थे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज पे वो अपना रूल करते थे। और इनको कौन सर्व करता था, देयर वाज सम पीपल नोन एज सामुराई who used to serve these daimyos. Okay, military commanders, they deliberated among themselves and then they had a big boss also. एक उनका टॉप बॉस था, वो भी मिलिट्री कमांडर ही था। ओके, जैसे आपकी आर्मी में हायरार्की होती है ना कि कर्नल्स डिकर अमंग देमसेल्फ, लेकिन जनरल ने फाइनल जो बोल दिया वो बोल दिया, तो उसी तरीके से जापानी सोसाइटी में भी जो शोगुनेट था उसमें भी टॉप पे एक कमांडर बैठा रहता था जिसकी बात सब मानते थे। Samurai were not landlords. The daimyos were the landlords. Samurais were the servants. The bodyguards आप कह सकते हो एक तरीके से। Okay, they were the bodyguards. Okay. सोसाइटल स्ट्रक्चर जो था वो काफी हायरार्किकल था। जापानी सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी हायरार्किकल, and the society was divided into a rigid structure of samurai, peasants, artisans and merchants. तो samurai सबसे ऊपर थे, they were the warrior class, जैसे क्षत्रिय बोल सकते हो आप उनको। देन सेकंड में आर्टिजान्स थे, ओके, थर्ड में मर्चेंट्स थे, ओके, और लास्ट में पता है कौन थे, गेस करो कौन थे, हु वेर इन द एकदम बॉटम ऑफ द जापानीज हायरार्की, which people, who were the indigenous Japanese. What do I mean by indigenous Japanese? किसी को पता है ये बात? Who were the indigenous Japanese? Okay, एक्चुअली में, ओके, एक्चुअली में व्हाट हैपेंड, नो नो, नॉट ये जो इंडिजिनस जापानीज जो है, दे वेयर बेसिकली यू नो, जो आज के जापानीज आप देखते हो, ओके, जो आज के आप जापानीज देखते हो, हाँ, यू आर करेक्ट, यस, बुराकोमिन, द बुराकोमिन्स। ओके, सो आज के जो जापानीज देखते हो, दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम चाइना। मेजोरिटी ऑफ द जापानीज जो आप देखते हो, दे आर माइग्रेंट्स फ्रॉम चाइना। जो जापानीज आइलैंड है उसमें पहले एक वो रहते थे, ओके, ये सपोज दिस इज योर जापानीज आइलैंड, तो यहाँ पर basically, okay, basically there were some people who were known as burakumin, and burakumin jo hai, they used to live in Japan for thousands of years, in around 300 BCE। उसके आसपास से चाइना से, ओके, इवन बिफोर दैट चाइना से शिप्स जाने लगी और जापान की तरफ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्टेड गोइंग टू जापान और वहां पर बसने लगे। लेकिन व्हेन दे वेंट टू जापान, तो नॉर्थ में जापान, स्पेशली इन जापानीज नॉर्थ, दे सॉ दीज पीपल, द इंडिजिनस पीपल। ओके, ठीक है। नो, दे वर नॉट इंडिजिनस, मतलब ये देखो ऐसे कि इंडिजिनस है भी और नहीं भी है। इंडिजिनस है, जापानीज स्टॉक है उनका, लेकिन जो आइलैंड है, जापानीज आइलैंड है, वहां पर वो बाद में आए हैं चाइना से। ओके, वहां पर वो चाइना बाद में आए हैं चाइना से। ओके, कह सकते हो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसा कुछ ये था, ठीक है। सो दे केम फ्रॉम द चाइनीज मेनलैंड बिट लेटर, ओके, और उसके पहले दीज पीपल, और आज उनको सबसे नीचे रखा गया है। जो डुराकोमिन्स हैं उनको सबसे ज्यादा नीचे रखा गया है, बिकॉज दे आर द इंडिजिनस पीपल, और उनका जो रंग है,
their skin is a bit darker. Okay, their skin is a bit darker compared to the average Japanese, और उनको untouchables माना जाता है Japanese society का. Okay, so this four-tiered structure was there. The samurais, okay, they were revered, और उनको सारा privileges दिया जाता था और उनको माना जाता था. एंड जो सामुराई है वो अपना लाइफ मानता था कि मेरा लाइफ मेरे मास्टर में बसता है, डैमियोज में बसता है. और अगर मास्टर, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई डैमियो मर गया, सपोज अ daimyo used to pass away, okay, or the daimyo used to get killed in an ambush, the samurai, he used to commit suicide. Okay, seppuku बोलते हैं उसको. he used to commit seppuku और harakiri, जो भी आप समझ लो. तो उसमें the samurai basically used to do, okay, basically used to do seppuku because why because उसको लगता था कि मेरा जो कर्तव्य है या मेरा जो ड्यूटी है, that was to protect my master. अब मेरा मास्टर नहीं रहा, मे बी ही डाइड ऑफ ओल्ड एज, मे बी सम डिजीजेस, ऐसा भी होता था, डिजीज से मर गया, फिर भी द सामुराई यूज्ड टू कमिट सुसाइड. बोला कि अब मेरा मास्टर नहीं है तो मेरा ड्यूटी इस दुनिया में कुछ नहीं है. सो दैट्स हाउ मच डेडिकेटेड दे वेर टुवर्ड्स देयर ड्यूटी. दैट्स व्हाई दे वेर केप्ट एट द टॉप ऑफ द जापानीज हायरार्की. जापानीज पॉपुलेशन के हायरार्की में सबसे नीचे में आपके अनटचेबल्स थे या डोराकुमिन्स थे, और उसके बीच में मर्चेंट्स आ गए, और आर्टिजन्स वगैरह, पेजेंट्स जो थे, फार्मर्स, वो आ गए बीच में. ओके, सो दिस वाज अ वेरी हायरार्किकल सिस्टम. जैसे इंडिया में अपना कास्ट सिस्टम है, उसी तरीके से जापान में भी एक बहुत ही हायरार्किकल सिस्टम था. और ईडो पीरियड जो है, इट सॉ सम कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट द आइसोलेशन. ऐसा नहीं है कि इट वाज सेंट बैक इन टाइम, लेकिन इतना भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुआ दैट दे वर एबल टू मैच द यूरोपियंस जितना नहीं हुआ, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सम काइंड ऑफ कल्चरल ग्रोथ. ओके, देन व्हाट हैपेंड? ओके, उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली जापान जो है, ओके, जापान आइसोलेशन में जी रहा था, लेकिन उसका जो नेबर था चाइना, वहां पर क्या चल रहा था? ओपियम वॉर्स. और ओपियम वॉर्स में जो यूरोपियन पावर्स थे, दे वर एबल टू विन एंड दे गॉट एम्बोल्डेंड. और उन्होंने क्या किया? चाइनीज मार्केट को यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेशली ओपियम के लिए, ओपन कर दिया. एंड नाउ दे वर एम्बोल्डेंड एंड दे सेड कि यार चाइना को तो हमने समझा दिया है दैट ओके, डू नॉट स्टॉप अस फ्रॉम ट्रेडिंग. नाउ इट इज टाइम कि अब हम जापान को भी समझाए. तो जापान जो था, उसने इनिशियली क्या किया? दैट इट रेजिस्टेड. इट सेड कि जो भी जितने भी आएंगे, ओके, जितने भी बेसिकली जितने भी ये यूरोपियन शिप्स आएंगे, ओके, व्हाट इट इज गोइंग टू डू दैट, जापान उनको बारबेरियंस घोषित करके क्यों? व्हाई say them as barbarians? Why label them as barbarians? Because जो आपके ये samurais हैं, they said that Japan is a sacred land and it should not be touched. जापान को उन्होंने क्या बोला? जापान इज अ सेक्रेड लैंड एंड इट शुड नॉट बी टच. इसीलिए कोई भी फार्मर नहीं आएगा, कोई भी फॉरेनर नहीं आएगा. नाउ हियर इज द फनी पार्ट. फनी पार्ट क्या था? मैंने आपको पहले बताया कि डच वेयर अलाउड, बिकॉज डच का ही हेल्प लेके दूसरे फॉरेनर्स को भगाया था. तो द डच वेयर अलाउड टू हैव देयर ट्रेडिंग पोस्ट एंड दे वेयर अलाउड टू ट्रेड इन अ लिमिटेड फैशन. और डच लिटरेचर जो था, डच अलाउड थे, तो डच का लिटरेचर भी आया. तो जो डच लिटरेचर था, दैट वाज वेरी पॉपुलर इन द जापानीज इंटेलिजेंसिया. इट वाज वेरी पॉपुलर अमंग the Japanese intellectual class, and they used to read and they used to say among themselves, यार ये यूरोपियन बहुत अच्छी चीज है, यूरोपियन कल्चर. यूरोपियन मेडिसिन पढ़ा उन्होंने, यूरोपियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, एंड दे स्टार्टेड practicing that, practicing the code of European medicine, the judicial system of because it all came from the Dutch. The Dutch supplied those literature, and the Japanese intellectual class, they were enamored that okay, how much progress Europe is doing compared to us. And then they started pressurizing the people in power, because obviously in any society the intellectuals hold a lot of power. जैसे इंडिया में भी आपको पता है, इंटेलेक्चुअल्स होल्ड अ लॉट ऑफ पावर.
ओके, पहले क्या था, आप ये सुना होगा ना आपने, लिबरल लॉबी, खान मार्केट गैंग। उसी तरीके से आज भी देयर इज एन इंटेलेक्चुअल क्लास ऑन द राइट साइड ऑल्सो, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल क्लास ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो। सो दे होल्ड अ लॉट ऑफ पावर अमंग, तो वो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज बेसिकली थोड़ा बहुत प्रेशर डालना शुरू कर दिया था ऑन दी पॉलिटिकल सेंटर्स, कि आप थोड़ा सा तो अलाउ कर दो, बिकॉज वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम द यूरोपियंस। अगर हम सिर्फ डच लिटरेचर पढ़ के, जो डच लिटरेचर है उसको पढ़ के इतना हम आगे जा सकते हैं। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि अगर हम बाकी लिटरेचर पढ़ के कितना आगे जा सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली व्हेन चाइना लॉस्ट द ओपियम वॉर, जापान जो था वो थोड़ा सा सतर्क हो गया था। जापान जो था वो थोड़ा सा, इट बिकेम सॉफ्ट। इट थॉट दैट ओके, चाइना गॉट ह्यूमिलिएटेड सो बैड, and we are no match, because the Japanese had no guns and its army still relied on 14th 15th century warfare tactics. ओके, अभी क्या था, देर अब वॉरफेयर का टैक्टिक्स इवॉल्व हो गया था, उसमें कैनन्स थे, उसमें मस्केट्स थे। ओके, उसमें डिफरेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स बताया गया था। वो जो जापानीज थे वो अभी भी 14th 15th सेंचुरी का भिड़ जाओ सीधा सीधा। ओके, वो वाला मेंटालिटी में जी रहे थे, एंड दे डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ मस्केट्स, अभी भी स्वॉर्ड से लड़ते थे। तो दे गॉट द इंफॉर्मेशन, जो जापानीज थे, दे गॉट द इंफॉर्मेशन कि यार चाइना का तो बहुत ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। देन व्हाट हैपेंड, एक कोमोडोर पेरी था, अमेरिकन कोमोडोर था, अमेरिकन नेवी का, एंड ही केम टू विथ हिज फ्लीट ऑफ ब्लैक शिप्स। और कहां पर आया था, उरागा हार्बर नियर टोक्यो, पहले ईडो बोला जाता था, तो उरागा हार्बर नियर ईडो। he came there and he demonstrated superior western naval technology। तब आया था 1853 में। so he said that I want audience with the shogun। ओके, जो हेड शोगुन है उसके साथ मुझे ऑडियंस चाहिए। आई वांट टू स्पीक विथ हिम। दिस ऑडियंस वाज रिजेक्टेड। so he said, Commodore Perry, that I will return again। Okay, you are making a mockery of me, I shall return again। And he did return in 1854। so he gave two choices to the shoguns, either fight me or sign a treaty which allows me to come and trade with Japan। so the shoguns जो थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं ठीक है, जो हमारा जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, इट इज सेंचुरीज ओल्ड, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। ओके, दे हैव स्टीम इंजन शिप्स है इनके पास, हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। ओके, बिकॉज दे हैव द cannons on their ship, and we still have rudimentary technology, and we saw they did to the Chinese, so we don't want to get humiliated in the same fashion। so they now signed, after so many years of isolation, they signed a lot of unequal treaties with powers like US, UK, France and Russia। और अनइक्वल था बिकॉज जापानीज को बहुत ज्यादा गेन इससे नहीं हुआ, सारे प्रिविलेजेस किसको मिले, यूरोपियन पावर्स को मिले। और ट्रीटी ऑफ कानागावा जो था 1854 में, जब पेरी वापस आया और उसने सिक्योर किया इसको, और बहुत सारे जो ट्रीटीज साइन हुए थे उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को वापस से जापान में ऑपरेट करने की आजादी मिल गई। आफ्टर अराउंड 400 years of ban, the Christian missionaries were again allowed to operate in Japan। Then a lot of unequal treaties were there, जैसे हैरिस ट्रीटी था 1858 का, जहां पर यूएस जो था उसमें it established extra territorial rights for foreigners। लो टैरिफ, लो टैरिफ याद है, और कहां पर था लो टैरिफ, दस्तक याद है, दस्तक, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। डू यू गाइस रिमेंबर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? उसमें दस्तक वाला प्रिविलेज मिला था ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसी तरीके से जापान से भी उन्होंने इसी टाइप के प्रिविलेजेस एक्सट्रैक्ट कर लिए। करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज सम अनरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया था दैट अ लॉट ऑफ सामुराई
who were still armed with sword, they deemed Japan to be a sacred land which should not be touched by the barbarians. And who were the barbarians? The Europeans. So they started a lot of, जैसे suppose this is your Japanese island, okay? यहाँ पर एक आइलैंड है और एक यहाँ पर आइलैंड है. दिस इज द एंटायर जापानीज आइलैंड. सदर्न पार्ट में, सबसे साउथ में देखो जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, वहां से एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ था. ओके, वन ऑफ द शोगुन्स, वन ऑफ द शोगुन्स, वन ऑफ द डाइकूज जिसको हम बोल रहे थे, या और उसके जो सामुराइज थे, दे स्टार्टेड रिबेलियन अगेंस्ट दिस. और बहुत सारे डायमियोस जो थे, डायमियोस हु वर द फ्यूडल लॉर्ड्स, स्टार्टेड बेसिकली, they started to agitate that ये आपने क्या किया, okay, what did you do, you should not have done so. और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो था उसमें बहुत सारे पावर्स इन्वॉल्व हो गए. कहीं फ्रेंच किसी शोगुन को सपोर्ट कर रहा था, किसी डैमियो को रशिया सपोर्ट कर रहा था, किसी डैमियो को यूएस सपोर्ट कर रहा था. उसमें क्या हुआ, इनफाइटिंग फिर से स्टार्ट होगी. ओके, then Sono Joy movement. What was Sono Joy movement? It was a slogan which meant revere the emperor, expel the barbarians. ओके, यहाँ पर क्या उन्होंने बोला कि एम्परर साहब, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है. जो भी डैमियोस थे, जो जागीरदार थे, वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या कहा कि एम्परर साहब आपने अलाउ तो कर दिया है, लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है. बट एट द सेम टाइम द एम्परर, यू आर अ फादर फिगर फॉर अस, यू आर गॉड फॉर अस. बट हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जापान जो एक सेक्रेड लैंड है, वहां पर बाहर के लोग आके एस्टैब्लिश करें अपना बिजनेस. ओके, सो दे स्टार्टेड दिस movement, Sono Joy movement, and they did it to resist Western influence. अब मेजी एरा था क्या? ओके, मेजी एरा मतलब क्या हुआ, मेजी रेस्टोरेशन का मतलब क्या हुआ? देखो, रेस्टोरेशन टेक्निकली नहीं था. दिस वाज नॉट अ टेक्निकल रेस्टोरेशन. व्हाट हैपेंड वाज बेसिकली क्योटो से, ओके, क्योटो से उन्होंने क्या किया, ईडो में ट्रांसफर कर दिया. पहले मैंने आपको क्या बताया था, क्योटो में कौन बैठता था, किंग बैठता था, और ईडो में कौन बैठता था, शोगुन बैठता था. एंड शोगुन यूज्ड टू हैव द रियल पावर. लेकिन मेiji रेस्टोरेशन मतलब क्या हुआ कि बेसिकली क्योटो से ट्रांसफर कर दिया किंग मेiji को. ओके, मेजी जो एम्परर था उसको क्योटो से ईडो में ट्रांसफर कर दिया और उसको एक यूनिफिकेशन कर दिया पूरे जापान का अंडर वन किंग. उसके पहले पूरा जापान जो था वो बहुत छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स के पास था. एंड नाउ दे मेड वन एंटायर नेशन under the king who was now operating from the real seat of power, which was Edo, whose name was later changed to Tokyo. Okay, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो जो मेजी रेस्टोरेशन है, it dismantled the feudal system and abolished the samurai class and centralized the power under Emperor Meiji. यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम क्या आ गई कि सामुराई, जो सामुराई क्लास को अबॉलिश किया गया, तो सामुराई दे वेर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की. अगर आपको याद होगा, दे सैट एट द टॉप ऑफ द हायरार्की, है ना. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, सामुराई को तो यार अबॉलिश ही कर दिया. उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, द सामुराई डिड नॉट नो एनीथिंग एक्सेप्ट फाइटिंग फॉर हिज मास्टर. उसके पास कोई और स्किल्स नहीं थे. वो सेंचुरी से उसके फादर, उस फादर का फादर, ऐसे करते करते, ओके, दे न्यू ओनली वन थिंग. ओके, दे न्यू ओनली वन थिंग, एंड दैट वाज फाइटिंग. सेम थिंग अगर मैं बोलूं आपको, same thing if I'll tell you, that is the problem with the Rajputs in India also. Why the Rajputs as a class, they are going backward day by day, है ना? What is the reason? Because ultimately जिंदगी, मतलब आप अगर एंसेस्ट्रल उनका उठाओ के देखोगे, तो यही किया है ना. या तो जमींदारी की है, नहीं तो फाइटिंग की है. Either they fought or they did zamindari. Same thing happened with the samurai. Okay, same thing happened with the samurais. इनको कुछ करना आता ही नहीं था except fighting for their feudal lords. Okay, so it's a very, अगर आप देखोगे जापान और इसका
जापान और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी सिमिलर, एंड इट्स अ गुड पॉइंट दैट यू PSIR गाइस कैन कोट इन योर इंडिया जापान रिलेशंस क्वेश्चंस। अगर GS में भी आता है तो यू कैन से हिस्ट्री अगर आप उठा के देख लो तो जापान एंड इंडिया हैड सिमिलर क्लास स्ट्रगल्स, दे हैड सिमिलर historic history, similar struggle against the colonial emperors. Okay, आप ये कर सकते हो। So they did not knew anything other than fighting, and they said to themselves, the samurai, that oh my god, what I'm going to do now? I don't know anything except fighting for my lord. So what they did was they did a battle. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? The samurais of the southern part of Japan, they rebelled and they fought against the emperor's army, which was severely modernized with the help of the Europeans. यूरोपियंस के हेल्प से उसने मॉडर्नाइज कर दिया था। एक मूवी आई थी टॉम क्रूज की, द लास्ट सामुराई, जरूर देखना, बड़ी ब्यूटीफुली मेड मूवी है। ओके, और उसमें एक चीज, बहुत अच्छी चीज दिखाई गई थी, दैट द सामुराइज वेयर फर्स्ट प्रोवोक्ड। ओके, सामुराइज वेयर फर्स्ट बिकॉज जो एम्परर के पैलेस से, ओके, ऑल्दो द एम्परर अगेन वाज, यहाँ पर भी उसके पास ज्यादा पावर नहीं था, लेकिन अब एम्परर का पैलेस वाज दी पावर सेंटर, इट हैड बिकम द पावर सेंटर। एम्परर का जो पैलेस है, वहां से असासिन्स भेजे गए थे सामुराई लीडर्स को मारने के लिए। And the samurai, they got very anxious when these assassins were caught, and they told the samurais that okay, we are from the palace, हमें पैलेस ने भेजा है। So the samurais, okay, they came together and they said कि यार ये ऐसा, इसका मतलब हमारा we are not in the plans of the modern Japan, अब मॉडर्न जापान के प्लान्स में नहीं है। So that's why they fought with the emperor. They charged with swords, whereas the emperor had muskets, and emperor's army had muskets and cannons. So it was a total bloodbath. Okay, it was a total bloodbath, and the samurais lost. And the samurais as a class, okay, some people died, some people were imprisoned, some people were pardoned, and some people, they found patronage in the new army. ओके, नए आर्मी में सामुराइज दे केम। ओके, अभी अगर आप देखोगे जो जापानीज एम्बेसडर है, जैप एम्बेसडर है कहाँ का? यूक्रेन का। जब रशिया ने वॉर छेड़ा था, व्हेन रशिया इन्वेडेड, सो ही ऑर्डर्ड हिज एंसेस्ट्रल सामुराई किट। ओके, ही ऑर्डर्ड हिज एंसेस्ट्रल सामुराई किट, एंड ही सेड कि मेरे जो फोर फादर्स थे, दे वेर सामुराई क्लास, एंड ये मेरा कर्तव्य बनता है, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री विच एवर आई एम लिविंग, एंड आई विल नॉट लीव कीव। ओके, सो अभी आप देख सकते हो, उससे आपको पता चलेगा that the samurai people's descendants, they are doing well for themselves in the new structure as well. धीरे धीरे क्या हुआ? What happened? Initially the samurais were not in the plan, but after some time the emperor himself and the power centers, they realized that we can utilize the the samurais, because samurais jo the, after Meiji restoration, they have developed something called the bushido. Bushido, आप जानते हो what is bushido? So bushido is basically a code of conduct. Okay, it is basically a code of conduct of the samurais, the way of samurai आप कह सकते हो उसको। एनीमे देखते हो यार आप, लग रहा है ठीक है। आई थिंक he's आज he's very interested, right? You watch, हाँ, निंजा हथौड़ी, उसका भाई शिंजो, और वो शिशिमारू है ना, शिशिमारू, यस आई रिमेम्बर, वो भी था ना। सामुराई था कि निंजा था? वो अलग था, निंजा इज डिफरेंट। निंजा का जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट होता है, दे आर बेसिकली सीक्रेट एजेंट, स्पाइज। ओके, यस, एंड सामुराइज आर डिफरेंट, सामुराइज आर डिफरेंट। गाना अच्छा था उसका, हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार। डोरेमोन इज ऑल्सो एन एनिमे, शिनचैन इज ऑल्सो एन एनिमे। ओके, तो उसको हमने इतना इंडियनाइज कर दिया है दैट इट डजंट फील लाइक एनिमे, राइट? ठीक है, हमारा ओके, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद व्हाट वाज द इम्पैक्ट? लेट अस टॉक अबाउट द इम्पैक्ट्स। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। व्हाट वर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? सो दे अडॉप्टेड अ नेशनल करेंसी, एक बैंकिंग सिस्टम पहली बार आया, और एक टैक्स स्ट्रक्चर वाज देयर। पहले क्या होता था? फ्यूडल लॉर्ड्स यूज्ड टू डिसाइड द टैक्सेस, और नेशनल करेंसी था तो एक यूनिफाइंग फैक्टर था।
पहली बार जो येन आया वो पूरे जापान में, ऐसे उसका आई थिंक सिंबल है, पूरे जापान में फैला, एंड दिस वाज अ यूनिफाइंग फैक्टर, and it supported infrastructure projects like railways and telegraph lines, and it promoted modern industries such as textile, shipbuilding and steel. So पहली बार जापान में from a rural backward agriculture country, now it was going towards becoming a industrial powerhouse. अब इसका impact कहाँ हुआ? इम्पैक्ट जापान में तो हुआ, तो चलो दैट इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन एक और कंट्री थी जहां पर इसका इम्पैक्ट हुआ, एंड दैट वाज इंडिया। इंडिया में काफी सारे लोग, especially the people, the Bengali intellectual class, इंडिया में जो बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास था, it who was leading the struggle, the intellectual struggle against the British, it was very much impressed by the rise of Japan, and it said that अगर जापान ये कर सकता है whatever they have done in within 40, because within 40 years they were able to defeat a European superpower Russia. Okay, they were able to defeat one of the largest powers in Europe, that was Russia, within 40 years of modernization. ऐसा समझो कि एक कंट्री जहां पर स्वॉर्ड्स चलते थे, उनको 40 साल में इतना कुछ अपने आप को सिखा लिया that they were able to counter a country which had this modern tradition since the past 300 years. Okay. एक टाइम ऐसा भी आया, because the Japanese, they inculcated this code of Bushido, the code of discipline and introspection into their national character. उसके वजह से in 1986 and 1987, there was a time between 1986 and 1987 that the Japanese almost overtook the United States with 1/10, almost 1/10 the land, and less, okay, almost less the population as well. So ऐसा हुआ था that Sony stereos and Toyota cars, they were smashed on the streets and in protest against Japan. यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रीट्स पे एंटी जापानीज प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा होते थे, एंड सोनी स्टीरियोज जो थे उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। सोनी वाज अ पायोनियर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सोनी के स्टीरियोज को स्मैश किया जाता था और टोयोटा के कार को जला दिया जाता था, okay, as a form of protest in US, because the United States was very anxious. Then they did what? याद है कोल्ड वॉर वाले क्लास में मैंने कुछ बताया था, कोल्ड वॉर वाले में मैंने कुछ बताया था, क्या कौन सा अकॉर्ड हुआ था जिससे जापानीज करेंसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की गई थी? और जापानीज प्लाजा अकॉर्ड, ब्यूटीफुल, ओके, प्लाजा अकॉर्ड 1986। वहां पर क्या किया गया था, जापानीज जो करेंसी थी उसको प्रॉप अप करके महंगा कर दिया गया था, ताकि जापानीज एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाए और जापान में एक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ डिफ्लेशन स्टार्ट हो जाए। आज भी वो कंट्री डिफ्लेशन में है, द कंट्री ऑफ जापान। आज भी वहां पर एक्चुअली प्राइस राइज के लिए प्रोटेस्ट होता है। जापान इज अ वेरी यूनिक कंट्री जहां पर प्राइस राइज के लिए प्रोटेस्ट होता है रादर देन प्राइस फॉल के लिए, बिकॉज इट्स अ कंट्री विच इज इन सीरियस डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, अ हेल्दी इन्फ्लेशन, स्पेशली 2 to 6% का जो इन्फ्लेशन होता है, इट शोज गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर प्राइसेस राइज नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है सब चंगा सी, क्योंकि आपको याद होगा अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या था वो, शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो जिस कंट्री में टके शेर भाजी टके शेर खाजा मिलने लगे, वो कंट्री हेल्दी नहीं है। ओके, आई सेड देयर इज अ सेइंग इन हिंदी, अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इट मीन्स ओके, अंधेर नगरी चौपट राजा, आई होप यू अंडरस्टूड। इट मीन्स दैट ओके, जो एक सिटी है उसका नाम अंधेर है, अंधेर इज लाइक डार्कनेस, एंड देन चौपट राजा मतलब डफर किंग, राइट। एंड टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी मतलब कुछ कम पैसे का उसको वो मिल रहा है, वेजिटेबल्स मिल रहा है और कम पैसे में, 50 पैसे 10 पैसे में उसको वो मिठाई मिल रही है, राइट।
So टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, it's like the situation of Japan today. इट्स लाइक द सिचुएशन, बिकॉज वहां पर प्राइस राइज नहीं होती है। जो कॉन्स्पिरेसी की गई उसके अगेंस्ट प्लाजा अकॉर्ड में, उसके जो करेंसी है उसको इतना महंगा कर दिया गया दैट दिस कंट्री, उसका एक्सपोर्ट फॉल करने लगा, उसका एक्सपोर्ट फॉल करने लगा। ओके, एंड जो जापान है, जापानीज पीपल, दे बिकेम द वेल्दीएस्ट पीपल फॉर अ ब्रीफ पीरियड, बिकॉज उनका अब नाउ दे कैन परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जापानीज जो है दे स्टार्टेड परचेजिंग फॉरेन थिंग्स, बिकॉज फॉरेन थिंग्स इन जापान दे बिकेम चीप। और उसके बाद क्या हुआ, जापानीज इकोनॉमी वेंट इनटू अ सीरियस डिफ्लेशनरी स्पाइरल बोलते हैं उसको। और डिफ्लेशनरी स्पाइरल जो है उसके वजह से क्या हुआ, आज के डेट में भी जापानीज इकोनॉमी एक कंसिस्टेंट स्लग में है। ओके, इट्स स्लगिश। ऑलराइट, they signed it because they didn't had any choice. They signed it because they didn't had any choice. मैंने बोला ना, वही चीज है। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, 2500 पर कैपिटा है, बट वी कैन रिफ्यूज एनपीटी। हम एनपीटी को रिफ्यूज कर सकते हैं, हमने रिफ्यूज कर दिया। हमने बहुत सारी चीजों को रिफ्यूज किया हुआ है ना, बहुत सारी चीज को रिफ्यूज किया हुआ है। लेकिन जो जापानीज है, दे आर प्रॉपर वसाल। ओके, प्रॉपर वसाल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स कहेगा बैठो तो वो बैठता है, खड़े हो तो खड़े होगा। दैट्स द प्राइस इट पेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया भी आज के डेट में अगर यूएस वसाल बन जाए, हम भी अलाउ कर दें लद्दाख में एक यूएस मिलिट्री बेस या गुजरात में एक यूएस मिलिट्री बेस, ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स विल ओपन इट्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर अस। हमारा भी यहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, हमारा भी पर कैपिटा इनकम 8,000 10,000 हो जाएगा, राइट। लेकिन हमने क्या किया, बोले कि यार हम पुअर रह लेंगे, ठीक है, एक समोसा कम खा लेंगे, ओके, एक एक कोल्ड ड्रिंक कम पी लेंगे, ओके, लेकिन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड आवर sovereignty, okay, to the United States. Anyways, so economic reforms was also there. Infrastructure projects like railways, telegraph lines were done. और ये जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट गेव कॉन्फिडेंस टू द इंडियंस दैट हमें ब्रिटिश की जरूरत नहीं है रेलवेज के एक्सपेंशन के लिए, हम खुद भी कर सकते हैं। ओके, ओके, देन मॉडर्न इंडस्ट्री वाज प्रमोटेड, सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स भी था उसमें, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम, ओके, व्हिच वाज बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल, जिसमें मॉडर्न साइंसेज, मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, ये सारी चीजें सिखाई गई थी। कल्चरल सिंथेसिस वाज देयर, ओके, दे अडॉप्टेड द कल्चर ऑफ द वेस्ट एज वेल। कुछ एलिमेंट्स जो थे उसको इसमें डाला गया उनको। उसके वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट एंड अ लॉट ऑफ अपराइजिंग्स एज वेल। गोइंग इनटू द 20th सेंचुरी, काफी सारे जो पुराने फ्यूडल लॉर्ड्स थे, द फॉर्मर फ्यूडल लॉर्ड्स, दे हैड रिबेल्ड आल्सो। उसके क्योंकि उनको उनको क्या बोला जाता था, दैट जापानीज कैरेक्टर, ओके, जापानीज सोसाइटी एंड वेस्टर्न कैरेक्टर, ओके, सो दे वेर कंफर्टेबल, दे सेड कि सोसाइटी तो जापानीज रहेगी, जापानीज एथोस से ड्रिवन है, लेकिन वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ अच्छी चीजें हम लेंगे। बट व्हाट दे सॉ फॉर देमसेल्व्स दैट विथ टाइम जापानीज सोसाइटी हट गया और वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न कैरेक्टर बच गया। पहले क्या था, जापानीज सोसाइटी वेस्टर्न कैरेक्टर, नाउ इट इज वेस्टर्न सोसाइटी वेस्टर्न कैरेक्टर। अब जापान पूरी तरीके से the sacred land, the so-called sacred land of the samurai, now it was converting itself into a proper Western society. और वेस्टर्नाइजेशन का कोई अंत नहीं था जापान में। जिस तरीके से जापानी सोसाइटी जो है वेस्टर्नाइज हुई, ओके, तो आज के डेट में अगर आप देखोगे तो पीक वेस्टर्न सोसाइटी, जापानी सोसाइटी इज अ पीक वेस्टर्न सोसाइटी आउटसाइड ऑफ यूरोप। ओके, अभी हाँ, उनका जो वेडिंग वगैरह अगर आप देखोगे, तो इट इज नॉट डन इन अ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मैनर, it is not done in the traditional जो कि Japanese manner. Now they wear that wedding gown and basically बहुत ज्यादा वहां पर western influence है। ये Shintoism, correct, okay, Confucianism and Shintoism, Confucianism for the Chinese and Shintoism uh, for the Japanese, okay। और वहां पर Shintoism जो है, it had a lot of elements of Buddhism and Hinduism, because जैसे हमारे लॉर्ड गणेश हैं, तो उनके भी रिलीजन में, जापानीज के भी रिलीजन में एक एक एलिफेंट फेस्ड गॉड, ओके, इज देयर। देन लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स वाज आल्सो देयर।
उसमें क्या हुआ था दैट एक कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1889 व्हिच एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड इट क्रिएटेड अ वेस्टर्न स्टाइल लीगल सिस्टम और सिविल कोड. सिविल कोड बहुत जरूरी होता है बट बिकॉज इट सिग्निफाइज द यूनिफिकेशन ऑफ द लीगल एंड पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री. एक कंट्री एक लीगल कोड. तो अब अगर आप कुछ भी करोगे नॉर्थ में और कुछ करोगे साउथ में तो उसकी सजा बराबर थी. ओके. Military was modernization. Traditional samurai-based military structure, the feudal military structure was abolished, and they adopted Western military technology and strategies. अमेरिका जो था यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने काफी हेल्प की थी उनको. आर्म्स अम्यूनिशन मिलिट्री एडवाइजर्स यूएस एडवाइजर्स जो थे वो भी गए थे. जो आपको मैंने बताया टॉम क्रूज का मूवी है द लास्ट सामुराई, तो उसमें टॉम क्रूज प्लेज अ यूएस कैप्टन, यूएस आर्मी कैप्टन जो जाता है वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए. बट ही इज कॉट बाय द सामुराइज हु आर फाइटिंग द एम्परर्स फोर्सेस एंड द सामुराइज. ओके, वहां पर जो टॉम क्रूज है he follows the he follows the samurai way of life now. और वहां पर he falls in love with a traditional lady और he starts fighting for the samurais और samurais को teach करने लगता है how to fight like the western. okay, western powers. फॉरेन रिलेशंस जो है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ आइसोलेशन से निकल रहे थे. सो दे सेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट, जापानीज ब्यूरोक्रेट्स और स्टूडेंट्स जो है वो अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वहां पर पढ़ाई करके आए, वहां के आइडियाज लेके आए और दे स्टार्टेड रिवाइजिंग द अनइक्वल ट्रीटीज जो उन्होंने 1850s और 1860s में साइन किए थे. उन्होंने बोला कि अब हमारा जो उस समय हमें पता नहीं था दैट ओके दीज वर अनइक्वल ट्रीटीज, लेकिन अब हम जो है एक कंट्री जो है राइज कर रहे हैं कि वी आर अ राइजिंग पावर सो वी नीड टू असर्ट आवरसेल्व्स. उन्होंने असर्ट किया और उनको रिवाइज किया, अनइक्वल ट्रीटीज को रिवाइज किया. एंड दे स्टार्टेड गोइंग इनटू अदर, दे एक्सपैंडिंग देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस. फॉर्मोसा जो था which is now called ताइवान, ओके, उसको उन्होंने कैप्चर किया. देन दे कैप्चर्ड कोरिया, उसके बाद मंचूरिया एंड देन इंटायर चाइना. ओके. और फिर वर्ल्ड वॉर टू में तो आपको पैसिफिक थिएटर वाला जब मैंने बताया था तो मैंने मुगडेन इंसिडेंट और 1937 मार्को पोलो ब्रिज क्राइसिस एंड द नैनकिंग मैसेकर मैंने सब समझा दिया था. आई होप दैट इज फाइन विथ यू, आपको याद होगा. इसका कंसिक्वेंसेस क्या हुआ था? जापान बिकेम एन इकोनॉमिक पावर हाउस व्हेन यू कंबाइन द excellence of the Japanese way of life with the modern technology of the West. So you get a economic powerhouse that Japan became. They also started harboring imperial ambition that okay, अब हम पहले आइसोलेशन में रह रहे थे, अब हम क्या करेंगे, पैन एशिया एम्पायर बनाएंगे, पूरे एशिया में फैला हुआ एक एम्पायर बनाएंगे और जो पूरा एशिया है वो जापानीज लीडरशिप के अंदर आगे बढ़ेगा. There was a significant cultural shift from the early era, samurai mindset, feudal samurai mindset, to the new era, modern mindset. Then global recognition was there. जापान का जो विक्ट्री था रूसो जापानीज वॉर में, एंड देन जो कोरिया को उन्होंने कैप्चर किया तो वहां पर जापान के पावर को माना गया. जर्मनी को भी उन्होंने हराया था. पैसिफिक आइलैंड्स जो थे, जर्मनी के जो पैसिफिक आइलैंड्स में कॉलोनीज थी, उसको जापान ने वेस्टर्न पावर्स के बिहाफ में कैप्चर कर लिया था. सो द वेस्टर्न पावर्स दे वर वेरी थैंकफुल टू द जापानीज दैट यू हेल्प्ड capture German assets in Asia. So what we are going to do, we are going to look the other way when you will capture the entire Korean peninsula and when you will invade Manchuria. Okay, that happened. So any questions that you guys might have? Your Meiji restoration is over. कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को जापानीज सोसाइटी से रिलेटेड या मेजी रेस्टोरेशन से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. ओके, 1986 का प्रोटेस्ट बता देता हूँ. अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ था. व्हाई? बिकॉज अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे, जैसे डिट्रॉइट था, तो डिट्रॉइट में क्या बनता था कोई बता सकता है? कार्स बनते थे, राइट? डिट्रॉइट जो है ओके, डिट्रॉइट में कार्स बनते थे और बाकी के वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे. So these manufacturing centers, they used to provide a lot of jobs to the Americans, and these manufacturing centers, they were being overtaken by manufacturing centers in Japan. और उसके वजह से जो यूएस के लेबर थे उनका सैलरी जो था वो स्टैग्नेट कर रहा था, बिकॉज
people were preferring the Japanese product. क्यों? एक तो cost effective थे, they were Japanese products were cost effective, plus they were technologically superior. अब लेकिन उन्होंने क्या किया, यू नो दीज प्रोटेस्ट वेयर देयर, जहां पर सोनी के स्टीरियो, टोयोटा की कार, ओके, इस टाइप की मित्सुबिशी की कार, इन सबको स्मैश किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जापानीज सुप्रीमेसी. ओके, सो बेसिकली एक सीट था ऑफ द यू नो द यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास था और जो लेबर क्लास था, जो कैपिटलिस्ट क्लास था, सो दे वेर वेरी नर्वस. और 1986 में एक पॉइंट आया where the Japanese, with 1/10 of the land and half of the population, they were on the verge of capturing the number one spot in the top economies. मतलब यूएस को ओवरटेक कर देता with 1/10 the land and almost half the population. Okay. So मेजी रेस्टोरेशन जो था, आई थिंक दिस वाज इनफ. जो टॉपिक है उसको हमने अच्छे से कर लिया. प्लाजा अकॉर्ड मैंने बता दिया था, इट इज पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हिस्ट्री में आ जाता है. सो प्लाजा अकॉर्ड में बेसिकली क्या हुआ था, यूएस डॉलर को डीवैल्यू किया गया था अगेंस्ट जापानीज येन. एंड अगेन आई टोल्ड यू व्हाई द जापानीज साइंड दिस अकॉर्ड, बिकॉज उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं, दे वर अ वसाल. दिस वाज ओके, दिस वाज वन ऑफ द एक तरीके से आप कह सकते हो दिस वाज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, कि ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करूंगा राइज करने के लिए, बट व्हेन आई विल से स्टॉप, यू शैल स्टॉप योर राइज. एंड द जापानीज हैड टू डू दिस, ओके, बिकॉज दे हैड नो अदर चॉइस. ओके. Anything else that you guys want to discuss? Okay, no.